नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, साइंस में बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन प्रजनन काफ़ी इम्पॉर्टेंट, कह ले तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से आपके सवाल डेफिनेटली बनेंगे। बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट आपका एप्लीकेशन पे भी रहेगा और यूट्यूब पर भी रहेगा। तो जो स्टूडेंट को लगता है कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, फोकस स्टडी विद अभी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ भी मिलते हैं। और आप कंटेंट एक बार देखना चाहते हैं किस प्रकार की क्वालिटी है और कंसेप्ट है, तो आपको बहुत सारे वीडियो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक कर रखा है, आप जरूर से जरूर उसे देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को। देखिए, एकदम बेसिक से समझेंगे और एकदम सीक्वेंस से, इसीलिए तो यहां पर हम आए हैं आपके पास। सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, यानी कि प्रजनन की। इसको समझना होगा। आज जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन प्रजनन, लेकिन प्रजनन का अर्थ क्या होता है? प्रजनन का एकदम सिंपल ठेठ भाषा में अगर समझें तो एक नए बच्चे का, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी का इस संसार में आ जाना ही प्रजनन हो गया। मतलब क्या मैंने कहा? मतलब मैंने ये कहा कि कोई एक प्रजाति है, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसको बहुत डिटेल में करूंगा इस चैप्टर को ही। ये कोई एक स्पेसिस है, यानी कि कोई एक प्रजाति है, P1 प्रजाति है। अब इस प्रजाति में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होने के बाद इसी प्रजाति की, ठीक है ना, सेम इसी प्रजाति की एक छोटा सा संतान या फिर एक नई जीवधारी या फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है या इसकी प्रोडक्शन होती है। इसी को आपने क्या कह दिया? रिप्रोडक्शन। नाम में ही छुपा हुआ है रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ है ये री हो रही है, क्योंकि देखिए प्रजाति है P1, सेम प्रजाति से सेम प्रजाति का ही एक नया बच्चे या एक नए संतान या एक नए जीवधारी का जन्म हुआ। ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि कोई भी प्रजाति, जैसे आप अभी सुनते हैं कि डायनासोर की जो प्रजाति है वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, इसके पीछे एक रीज़न आपका रिप्रोडक्शन भी है। देखिए, किसी भी प्रजाति का विलुप्त हो जाना कोई एक रीज़न नहीं होता इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो जाना, यानी कि जलवायु में परिवर्तन हो जाना। अब इस जलवायु में परिवर्तन के दौरान आपने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापमान, आप देख रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर हर दिन हर ईयर इंक्रीज होते जा रहा है, जो उस प्रजाति के लिए या फिर वो प्रजाति इस टेम्परेचर में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो इनमें क्या हो रहा है? इनकी संख्या घटती जा रही है, या फिर कहें तो इनकी जो बॉडी में जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो न्यू बॉर्न या न्यू जीवधारी जो जन्म ले रहे हैं उनके अंदर ये रिप्रोडक्शन के जो अंग है, यानी कि जो प्रजनन किया जाएगा, जिस अंग के माध्यम से जो अंग प्रजनन क्रिया में सहायता करेगी, वो डेवलप नहीं हो पा रही है। तो वहां से फिर क्या होगा? एक नई प्रजाति, सॉरी, एक नई जीव सेम प्रजाति से अस्तित्व में नहीं आ पा रहा। तो इसके कई कारण हैं, कई मानवीय कारण भी है कि जैसे कि हम काफ़ी ज़्यादा शहरीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, संसाधनों का इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण ये भी एक बहुत बड़ा प्रकोप इस प्रजाति के विलुप्त होने का कारण बनता है। तो कोई भी प्रजाति अगर विलुप्त हो रहे हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसका एक कारण आपका रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है। यानी कि प्रजनन की बात की जाए तो कोई भी प्रजाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही क्या करेगी? रिप्रोडक्शन। जैसे कहते हैं ना कि आपका वंश आगे कंटिन्यू करेगा, ये तो कब करेगा? जब तक कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो प्रजनन का पहले आपको चीज समझ में आ गया। ठीक है। अब ये जो प्रजनन है, सिंपल सी बात है, आपके प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है। एनिमल अगर मैं कह रहा हूं तो केवल जानवर से नहीं है, इसमें हम और आप, यानी कि पूरा ह्यूमन बींग्स भी एनिमल में ही आता है। प्लांट के अंदर जो प्रजनन की जो प्रोसेस होती है, पूरा डिटेल बॉटनी में हमने कवर कर दिया है। अब एनिमल में भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनिमल किंगडम चैप्टर में बहुत डिटेल में एक एक बेसिक से लेके चीज़ों को मैंने समझाया। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे
कि एक इंसान में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, मेनली यही हमें पढ़ना भी है, तो उसके बारे हम लोग ध्यान देंगे। तो हमने समझ लिया रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रजाति अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या फिर कहें तो सेम प्रजाति से एक छोटे से संतान का इस संसार में आना या फिर इसका अस्तित्व बन जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन। क्लियर हो गया? अब किसी भी चीज का या फिर कोई भी प्रजाति का लुप्त होने के पीछे एक रीजन आपका रिप्रोडक्शन भी होता है। अब ये जो प्रजनन हमने कहा या फिर जो रिप्रोडक्शन कहा, इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो जो मानव है यानी कि जो आप और हम यानी कि जो इंसान है यानी कि जो ह्यूमन है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। यानी कि जो आप देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट मदर से एक बच्चे का जो जन्म होता है, वो बच्चे का जन्म हुआ यानी कि जो प्रेग्नेंट माँ थी, ठीक है, ह्यूमन स्पेसिस है, मानव प्रजाति के, उससे जो बच्चे जो अस्तित्व में आया, जो संसार में आया, उसी प्रजाति का आया है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, रिप्रोडक्शन हुआ, प्रजनन हुआ है। तो ये जो प्रजनन हुआ ये कैसे होता है, उसके बारे ही हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अब ये जो प्रजनन की जो क्रियाएं होती है, ये दो तरह से हो सकता है। एक होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में कहेंगे अलैंगिक प्रजनन, और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहेंगे अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहेंगे लैंगिक प्रजनन। इसका मतलब क्या, मैंने ये कहा जो प्रजनन की जो क्रियाएं होती है ये दो तरह से हो सकती है। यानी कि जो बच्चे का जन्म हो रहा है ये दो तरह से होते हैं। एक प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक, और एक जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पहले हम लोग समझते हैं एकदम बेसिक से। देखिए, आपने क्या, आपको पता है, जो पता है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, एक बच्चे का जन्म कब होता है, जब मदर और फादर के बीच क्या होती है, एक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान क्या होती है, मेल और फीमेल के बीच में क्या होती है, एक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान मेल में आपने सुना है एक वर्ड स्पर्म, और फीमेल में आपने सुना है एग सेल यानी कि अंड कोशिका। ठीक है, स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं। अब ये जब स्पर्म और ये जो एग सेल जब दोनों आपस में क्या करती है, मिलती है, तब जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होती है। अब ये जब प्रोसेस होता है कब होता है, तो पहले, इससे भी पहले स्पर्म की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है मेल में। स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होगा, टेस्टिस में होगा। उसके बाद ये स्पर्म क्या होगा, मैच्योर होगा, स्पर्म को खाना मिलेगा, पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके बाद ये फिर क्या होगा, डक्ट के थ्रू, नली के थ्रू कई सारे ग्लैंड इसको क्या करेंगे, कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो केवल मेल में ही प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ये फाइनली पेनिस तक पहुंचेगा। और यहाँ फीमेल में भी क्या हो रहा होता है, मासिक धर्म के बारे आपने समझा है, तो उसके यानी कि पीरियड आने के 14 दिन पहले क्या होता है, उनके बॉडी में ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो उस ओव्यूलेशन के दौरान जब वो ओवरी से जब एग सेल बाहर निकलता है, और जब ये फाइनली फैलोपियन ट्यूब में पहुंचती है एग सेल, और ये स्पर्म भी पहुंचता है, तब दोनों के बीच में होता है निषेचन। और देन फाइनल किसकी जन्म होती है, जायगोट यानी कि स्मॉल सेल की। और ये जायगोट फिर चला जाता है माँ के गर्भ यानी कि यूटेरस में, और फिर वहीं पर ये बच्चे पलता है, और उस बच्चे का साइज के साथ साथ उस यूटेरस का भी साइज बढ़ते चला जाता है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने आपको ये समझाया कि आपको पता है जब कोई बच्चे का जन्म हो रहा है तो वहाँ पर एक मेल कैंडिडेट है और एक फीमेल कैंडिडेट यानी माता और पिता है। अब इसके कई सारे ऐसे अंग हैं, और फीमेल के भी कई ऐसे अंग हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जैसे कि मैंने कहा टेस्टिस का नाम लिया, कुछ डक्ट का नाम लिया, मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम लिया, उस टेस्टिस ने स्पर्म का फॉर्मेशन किया। फीमेल में मैंने ओवरी का नाम लिया जहां पर एग सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर मैंने कुछ ट्यूब्स के नाम लिए, फैलोपियन ट्यूब्स के नाम दिए, जहां पर वो एग सेल और स्पर्म आकर के मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन करेगा, तब जाके जायगोट बनेगा, और फिर वो जायगोट आपके यूटेरस में सर्वाइव करता है, पलता है और बढ़ता है। तो ये जो मैंने अंग के नाम लिए, मेल में अलग अलग होते हैं और फीमेल में भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो चीज हो गया, यानी कि एक स्पेशल अंग हमने देखा मेल में और फीमेल में। तो जो स्पेशल अंग जो हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन में, यानी कि जो प्रजनन की क्रियाएं जो होती है, जब वो प्रजनन की क्रियाओं के लिए कोई एक स्पेशल एक विशेष अंग होता है,
उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। यानी कि वो प्रजनन यानी कि वो रिप्रोडक्शन तब होगा जब उसके बॉडी में एक स्पेशल अंग प्रेजेंट होंगे। जैसे कि इंसान की अगर बात की जाए तो इंसान में क्या होगा, एक मेल का कुछ स्पेशल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होंगे, जैसे टेस्टिस हो गए होंगे, पेनिस होगा, कुछ डक्ट होंगे। उसी प्रकार फीमेल होंगे, फीमेल में ओवरी होगा, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब होंगे, यूटेरस होंगे, तब जाकर के यहाँ पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको हम लोग कहते हैं कि वो प्रजनन यानी कि वो प्रजनन जिनके लिए कोई एक विशेष अंग होता है उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वहीं अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें यानी कि अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो ये वो प्रजनन है यानी कि जहां रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हो रही है, मतलब वहां पर कोई एक विशेष स्पेशल अंग नहीं होते हैं। देखिए कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं, हमने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाए हैं, ठीक है ना, बहुत डिटेल में, जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। डेवलप्ड नहीं होने का मतलब क्या, अविकसित होने का मतलब ये कि आप जैसे कि अपने आप को जब देखते हैं तो आप क्या कर पाते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं कि ये हाथ है, ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एक जीवधारी। लेकिन कुछ ऐसे जीवधारी जो होते हैं काफ़ी अनडेवलप्ड होते हैं, जिसके आप ऑर्गन को क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो वो हो गया अनडेवलप्ड। तो उस केस में जो अब भाई वहां पर भी क्या होगा, प्रजनन होगा, प्रजनन होगा तब जाकर उसकी प्रजाति की जनसंख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो प्रजनन होता है उसके लिए कोई एक स्पेशल अंग नहीं होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था बडिंग, मुकुलन की प्रोसेस, अमीबा में, ये सब चीजें हमने आपको बताया। तो जिस भी जीवधारी में प्रजनन के लिए कोई एक विशेष अंग नहीं होता है, वो और क्या करता है, आपका प्रजनन करता है। तो वो किस प्रजनन के द्वारा वहां पर रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। मैंने ये कहा कि कोई भी जीवधारी रिप्रोडक्शन करता है लेकिन उसके बॉडी में कोई एक स्पेशल एक विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, तो वहां पर जो रिप्रोडक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसके बॉडी में कोई स्पेशल मेल के अलग या फीमेल के अलग अंग नहीं होते हैं, वहां होता है द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन। अब ये कैसे होता है, एनिमल किंगडम वाला वीडियो उठा के देख लीजिए। एग्जाम्पल, हाइड्रा में मुकुलन क्रिया यानी कि बडिंग प्रोसेस होती है। अब ये सब आपके एग्जाम का पूछा हुआ, ग्रुप डी वगैरह जेई का पेपर उठाएंगे, पूछेगा डायरेक्ट कि इन निम्न में से किस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन की क्रियाएं होते हैं, अमीबा में, हाइड्रा में। तो ये सब आपको याद रखना होगा। गन्ना हो गया, आलू, गुलाब में तना को काट करके ही प्रजनन, कोई एक स्पेशल अंग नहीं होता है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा। क्लियर हो गया। यानी आपने ये समझ लिया पहले प्रजनन, और प्रजनन दो तरीके से होंगे, एक असेक्सुअल होगा और एक सेक्सुअल होगा। असेक्सुअल मतलब कि जो भी जीवधारी में रिप्रोडक्शन हो रहा होता है लेकिन कोई उसमें स्पेशल अंग नहीं होता है, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होगी कैसे होगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। लेकिन कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जहां रिप्रोडक्शन होता है लेकिन उसके बॉडी में एक स्पेशल अंग प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर जो रिप्रोडक्शन होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जो प्रजनन है, इसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, जिसे कहते हैं एक यूनिसेक्सुअल और एक हो गया आपका बाइसेक्सुअल। अब ये चीज को समझना है कि एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होता है। पहले आपको अगर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आप हमें यह बतलाइए कि निम्न में से किस में लैंगिक प्रजनन होता है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी मानव ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, जिसके अंग बॉडी में एक स्पेशल अंग, तो अमीबा में तो नहीं होता है, ना ही हाइड्रा में होता है, मानव, यानी कि मानव में क्या होगा, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर अब इससे और थोड़ा डिटेल पूछ ले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपसे पूछ ले कि एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होता है और उसका एग्जाम्पल फिर आपसे पूछ ले, तो वो आपको फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हमने अभी ये जान लिया कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसके लिए कोई स्पेशल विशेष अंग हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा और तब जाकर के वहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये जो लैंगिक प्रजनन है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब ये कि जो नर हो गए और जो मादा हो गए, यानी कि मेल और फीमेल कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि जो जनन अंग होते हैं वो क्या होंगे, अलग अलग जीव में होंगे। मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये आपका मेल हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, फीमेल हो गया। यानी ये एक जीव हो गया, ठीक है, और एक ये दूसरा जीव हो गया। क्लियर हो गया।
अब इसका अपना जनन अंग होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल रिप्रोडक्शन ऑर्गन इसका अपना होगा और इसका अपना रिप्रोडक्शन अंग होगा। जैसे कि इसमें टेस्टिस हैं आपके, डक्ट हो गए, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गए, पेनिस हो गए। उसी प्रकार इस फीमेल में क्या हो गया, ओवरी हो गया, उसके बाद आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, और फिर जाकर के यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ। तो ये जो प्रोसेस के दौरान जो हुआ ये क्या हो गया, क्योंकि एक स्पेशल अंग है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये कौन सा होगा, तो एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल होगा। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब ये कि जो नर है यानी कि जो मेल है और जो फीमेल की जो जनन अंग है ये दोनों अलग अलग जीव में होंगे, यानी कि जब वहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी होंगे तो वहां पर दो जीव प्रेजेंट होंगे, एक तो मेल और एक फीमेल, और दोनों के अपने जनन अंग अलग अलग होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नर यानी कि मेल है और यानी मादा यानी कि जो फीमेल है उसकी जो जनन अंग है यानी कि जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग जीव में होंगे। यानी यहाँ पर दो जीव होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होंगे, इसके अलग अलग रिप्रोडक्शन अंग होंगे और इसके अलग अलग रिप्रोडक्शन अंग होंगे। लेकिन जो बाईसेक्सुअल है, अब देखिए नाम में ही आ रहा है सब कुछ बाईसेक्सुअल है, यानी बाई यानी कि एक, यहाँ पर एक ही जीव होगा और इसमें ही मेल का जनन अंग होगा और यहाँ पर ही फीमेल का जनन अंग होगा और यहीं पर रिप्रोडक्शन की क्रियाएं यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव या क्या है तो लैंगिक कोशिका है यहाँ पर आदान प्रदान होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक नई जीवधारी का जन्म हो जाएगा। तो बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल समझा आपने, लेकिन यहाँ पर क्या आपने देखा, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल में आपने एक कॉमन चीज देखा। यूनिसेक्सुअल में आपने ये देखा कि यहाँ पर एक स्पेशल अंग जरूर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है। और बाईसेक्सुअल में आपने देखा कि एक ही जीवधारी लेकिन उस मेल के और उस फीमेल के दोनों के एक स्पेशल अंग जरूर होंगे, तभी तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन जब दो जीव के बात होगी तो वो आपका यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। जब बाईसेक्सुअल की बात होगी तो एक ही जीव में चाहे वो मादा हो चाहे वो नर हो, उन दोनों के अंग अलग अलग एक ही जीव में प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि जो इंसान है वो आपसे अब ये पूछा जाएगा कि जो मानव है उनके अंदर कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेक्सुअल या फिर बाईसेक्सुअल। तो मानव में यानी कि आप में और हम में जो रिप्रोडक्शन यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है तो एक मेल होंगे और एक फीमेल होंगे, इनका अलग अपना जनन अंग होगा और इनका अलग अपना जनन अंग होगा, ठीक है ना। तो देखिए दो जीव यहाँ पर मिल रहे हैं और जब मिलने के बाद जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है तब जाकर एक न्यू जीवधारी का जन्म हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, एक अलग अंग है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल, तो यहाँ देख रहे हैं दो अलग अलग जीव हैं, तो दो अलग अलग जीव है, नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव में होंगे, तो यानी ये क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर हम बात कर लें कि एग्जाम्पल आपका लीच या फिर जोग जिसे कहते हैं या फिर केचुआ ले लें, तो ये एक जीवधारी ही होते हैं। इस केचुए में मादा का भी और नर का दोनों का जनन अंग एक ही जीव उसी बॉडी में ही होता है और यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी है। तो देखिए इनके जनन अंग अलग अलग हैं लेकिन एक जीव के अंदर ही है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक ही जीव के अंदर दोनों अलग अलग रिप्रोडक्टिव यानी कि मेल और फीमेल के ऑर्गन अलग अलग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग एक ही जीव में है, तो वो कैसा हो जाएगा, बाईसेक्सुअल। याद हो गया आपको, क्लियर समझ में आ गया। एग्जाम्पल हो गया अर्थवर्म, केंचुआ, ये सब हमने हालांकि एनिमल किंगडम में करवा रखे, तो ये भी फिर भी याद कर लीजिए। इंसान में यूनिसेक्सुअल होगा, केचुआ और लीच में आपका बाईसेक्सुअल होता है। अब आइए क्या क्या हमने देख लिया, हमने देख लिया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या कि कोई एक प्रजाति से एक सेम प्रजाति का इस संसार में, एक अस्तित्व में, इस संसार में या फिर इस धरती में एक बच्चे का जन्म हो जाना सेम प्रजाति का ही, उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन। प्रजनन के कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें से हमने दो जाना, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये कि जो रिप्रोडक्शन कर रहा है कोई भी जीवधारी लेकिन उसके अंग उसके बॉडी में कोई एक स्पेशल अंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई एक स्पेशल अंग नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे जीव जिसमें प्रजनन के लिए कोई स्पेशल अंग नहीं होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे अमीबा, हाइड्रा, ये सब कुछ। दूसरा हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि वैसा जीव जो प्रजनन के दौरान उसके बॉडी में स्पेशल अंग पाए जाते हैं, जैसे कि नर की अलग अंग होंगे और मादा की, यानी कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होंगे, तो वहां पर जो प्रजनन होगा उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हमने दो पार्ट में बांटा, एक यूनिसेक्सुअल एक बाइसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी और द्विलिंगी। यानी कि वो जीव जहां पर रिप्रोडक्शन की क्रियाएं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा, मतलब मेल और फीमेल दो जीव तो हैं, साथ के साथ दोनों जीव अलग अलग हैं, यानी कि इनके प्रजनन अंग अलग हैं और इनके प्रजनन अंग अलग है। तो इसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल का जनन अंग और मादा का जनन अंग अलग अलग जीव में है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा यूनिसेक्सुअल। और अगर केवल एक ही जीव के अंदर, चाहे वो मादा अंग हो, मादा जनन अंग हो या फिर नर जनन अंग हो, वो एक जीव के अंदर ही होगा, लेकिन ये अंग अलग अलग है, नर का अलग है, ठीक है देख सकते हैं, और मादा की, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, लेकिन उसी जीव के अंदर है, केचुआ के अंदर ही आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। अब इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर कोई विशेष अंग, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि एक जीव है जिसके अंदर कोई स्पेशल अंग नहीं होता, यहाँ पर स्पेशल अंग होगा ही होगा बाइसेक्सुअल में, लेकिन वो स्पेशल अंग उसी जीव के अंदर ही होंगे, एक जीव के अंदर ही होंगे, और यूनिसेक्सुअल में अलग अलग होंगे। इसका एग्जांपल हो गया मानव। अब आपने क्या देखा, यूनिसेक्सुअल में आपको आज पढ़ना यही है, यूनिसेक्सुअल ही ये चैप्टर में हमें मेनली पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिसेक्सुअल किसके अंदर होता है, मानव, और मानव में जो प्रजनन की जो क्रियाएं होती उसको ही हमें पढ़ना है। अब ये जो यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी जो है, इसमें हमने ये देखा कि यूनिसेक्सुअल किसके अंदर आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि एक स्पेशल अंग प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और जब नर यानी कि मेल का जनन अंग और महिला यानी मादा का जनन अंग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन अंग दोनों अलग अलग जीव में होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा एक, और एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी मादा जनन अंग होगा और एक नर जनन अंग होगा। मतलब ये कि जब यहाँ पर रिप्रोडक्शन इंसान में होता है तो मेल का कुछ रिप्रोडक्शन अंग होते हैं, यानी कि ऑर्गन होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं, मतलब वो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो हम स्पर्म की बात करते हैं, उस स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए एक अंग होता है जिसको कहते हैं टेस्टिस। अब वो जो टेस्टिस है उसने स्पर्म की फॉर्मेशन किया, लेकिन वो स्पर्म मैच्योर नहीं है अभी। अब उसको मैच्योर करने के लिए क्या होगा, न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। अब उसके बाद वो मैच्योर होने के बाद वो स्पर्म फिर आपके पेनिस तक पहुंचेगा, और पेनिस फाइनली फिर उसको इजेक्युलेट करता है उस स्पर्म को। तो देखिए, पेनिस, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब क्या है, अंग है जो इस प्रजनन की क्रियाएं में क्या कर रही है, सहायता कर रही है, किसके अंदर, मेल के अंदर। तो ये सभी अंग आपके क्या कहलाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जनन अंग। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर फीमेल की बात की जाए तो जो स्पर्म पेनिस से इजेक्युलेट हुआ है, बाहर निकला है, तो वो कहाँ जाएगा, तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी हुई तो महिला में जो फीमेल है उसके अंदर क्या है, ओवरी है, एक अंग हो गया जहां आपका एग सेल का फॉर्मेशन होगा, एंड देन एग सेल जब डेवलप करेगा तो उस ओवरी से बाहर निकल के फेलोपियन ट्यूब में आया, तो फेलोपियन ट्यूब एक अंग हो गया, वहां पर स्पर्म और एग सेल का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और वो जाइगोट फिर आपके यूटेरस में जाएगा। तो जैसे यूटेरस हो गया, ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये सभी क्या हो गए, अंग हो गए, किसके अंदर, फीमेल। तो ये सभी अंग क्या कर रहे हैं, उस प्रजनन यानी कि उस सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रिया में हेल्प कर रहे हैं। तो ये सभी अंग को हम लोग पढ़ेंगे। तो एक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और उसके बाद हम लोग अगले, ये आपका यूट्यूब पे नहीं जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया कि चैप्टर क्या है, यानी चैप्टर है आप लोगों का मानव में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी क्या कि मानव में जनन कैसे होगा, मानव में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मानव में प्रजनन कैसे होगा। तो आपको पता चल गया कि मानव में प्रजनन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कैसे होगा, तो यूनिसेक्सुअल में होगा। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब अलग, मतलब ये कि मेल का जनन अंग अलग होगा और फीमेल का जनन अंग अलग होगा। तो भाई इसको एक बार पढ़ेंगे और फिर इसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, यानी कि पुरुष का जो जनन अंग है, यहाँ पे तंत्र नहीं अंग होगा। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि नर जनन अंग। ठीक है, इसको आज पूरा कंप्लीट करेंगे, इसको फिर हम लोग एप्लीकेशन में ही करेंगे केवल कवर, इसका भी और कुछ जो है वो एप्लीकेशन पे ही जाएगा।
लेकिन फिर भी ये आपका यूट्यूब पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पुरुष का जनन अंग यानी कि नर का जो जनन अंग है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल होगा, सिस्टम नहीं है, ऑर्गन ऑफ मेल होगा। अब जो पुरुष का जो जनन तंत्र है या जनन अंग जो है उनको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। पहले समझिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है। प्राइमरी किसे कहते हैं? जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आप उसको क्या कहते हैं कि प्राइमरी। जैसे कि ये टॉपिक प्राइमरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको ख़त्म करेंगे। सेकेंडरी वो पार्ट है, पहले ये ख़त्म होगा उसके बाद ही सेकेंडरी। यानी कि उसी प्रकार मेल में भी दो तरह के अंग होंगे, जनन अंग जो होंगे दो होंगे, एक तो प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होगा जिसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे, और जो उसके बाद इंपॉर्टेंट रख रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी मेल में जो जनन अंग है वो दो तरह के होंगे, या उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक कहेंगे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग, क्लियर हो गया, और एक होगा आपका सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि द्वितीयक लैंगिक अंग। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहने का मतलब क्या है, अब ये समझ में आ गया ना। प्राइमरी सेक्सुअल यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग, यानी कि इसको हम लोग प्राथमिक देंगे, प्राथमिकता सबसे ज़्यादा देंगे, प्राइमरी में इसको रखेंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब ये अंग को प्राइमरी में रख रहे हैं, प्राथमिकता ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि कुछ इसका ऐसा वर्क होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेल का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में पूछ लिया जाए तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? टेस्टिस का नाम देते हैं। यानी कि जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, किसका? मेल का, यानी कि नर का। क्यों? क्योंकि यही जो है आपका शुक्राणु का यानी कि स्पर्म का और जितने भी सेक्सुअल हार्मोन हैं जो मेल में बनते हैं उसको जो बनाने का कार्य करता है वो आपका टेस्टिस ही करता है। यानी द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल हार्मोन। सेक्सुअल हार्मोन में कौन सा हार्मोन? तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और स्पर्म का फॉर्मेशन करता है कौन? तो टेस्टिस। तो आपसे यहाँ पर क्या क्या सवाल पूछा जाएगा? पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि मेल की जो प्राइमरी ऑर्गन है वो कौन सी है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि मेन ऑर्गन ऑफ मेल इन रिप्रोडक्शन, या फिर नर में प्रजनन का मुख्य अंग होता है, तो आप क्या कहेंगे? टेस्टिस यानी कि वृषण। टेस्टिस का काम क्या है? पहला, एक तो स्पर्म बनाएगा। अब भाई अगर स्पर्म बना ही नहीं तो भाई फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, इनफर्टिलिटी रह जाएगी, बिल्कुल। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट अंग यही हो गया, इसलिए हमने इसको प्राइमरी में रखा। दूसरा, इसका काम क्या है? आपके बॉडी में यानी मेल में क्या होता है? एक सेक्सुअल हार्मोन बनता है, ठीक है ना। आपने देखे होंगे कि आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जैसे जैसे एज इंक्रीज होते जाते हैं, तो उस हार्मोन को बनाने वाला ये आपका टेस्टिस ही है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टेस्टोरोन, ठीक है ना। तो दो इंपॉर्टेंट इसका कार्य है, पहला स्पर्म का फॉर्मेशन करना, सेकंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करना। मुख्य अंग क्या हो जाएगा नर का? तो आप कहेंगे टेस्टिस, हिंदी में कहेंगे उसे वृषण। नेक्स्ट, अब आइए आगे। अब मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है यानी कि द्वितीयक लैंगिक अंग जो है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि हम इसको सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं। सेकेंडरी का आखिर कार्य क्या है? तो जो स्पर्म आपके बॉडी में टेस्टिस ने बनाया है, अब देखिए जो टेस्टिस हम कह रहे हैं उसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं, वो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे स्पर्म आपके बॉडी में अब बन गया है तो अब स्पर्म आपके टेस्टिस में ही रहेगा? नहीं, अब उसको कई सारे डक्ट आएंगे और उस स्पर्म को लेकर के जाएंगे धीरे धीरे कई सारे प्रोसेस के दौरान, फिर फाइनली वो आपके पेनिस तक पहुंचेंगे और देन उसका इजेक्यूलेशन होगा कहाँ पर? तो जो फीमेल है उसके फेलोपियन ट्यूब में। हाँ, तो ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ से बतलाई कि जो आपके टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा वो मैच्योर होगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और उसको मोबिलिटी यानी कि कुछ उसको यानी कि मूव करने के लिए उसको मोबिलिटी गति प्रदान की जाएगी। तो ये सब जो करने में जो हेल्प करता है वो सेकेंडरी ऑर्गन होता है। तो उसका कार्य समझ गए, सेकेंडरी ऑर्गन का कार्य क्या हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें कौन कौन से सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं मेल में? तो एक होता है आपका डक्ट यानी कि नली कहेंगे, सेकेंड आपका पेनिस और थर्ड आपका ग्लैंड। क्लियर हो गया। तो प्राइमरी ऑर्गन मेल का अगर पूछ लिया जाए प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या है तो आपका टेस्टिस, वो क्या कार्य करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी कि सेक्सुअल हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का काम क्या है? जो स्पर्म बना है उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और उसको पेनिस तक पहुंचाना। ये कार्य कौन करता है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसमें आपको तीन ऑर्गन पढ़ना होता है, एक होता है डक्ट, एक होता है पेनिस और एक होता है आपका ग्लैंड यानी कि ग्रंथि।
क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस यानी कि वृषण को एकदम डिटेल में। सबसे पहले टेस्टिस का एक फिगर आप पहले देख लें। देखिए इसका जो ये टेस्टिस आपको ये फिगर आपको देखने को जो ये मिल रहा है, ये आपका हो गया टेस्टिस यानी कि वृषण। क्लियर हो गया। ये फिगर पहले देखना जरूरी है ताकि आप फील कर पाएं। टेस्टिस को हिंदी में कहते हैं वृषण। आपसे पहला सवाल पूछा जाता है जो, अब ये टेस्टिस किसके अंदर होगा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो भाई पुरुष में पाया जाएगा। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 टेस्टिस होते हैं यानी कि 2 वृषण होते हैं। इसका वेट आपसे पूछ लिया जाए तो एक टेस्टिस का जो वेट होता है 14 ग्राम, बहुत ही हल्का होता है। एक वृषण का वजन कितना होता है, 14 ग्राम होता है। अब इसका लोकेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि जो टेस्टिस है यानी कि जो वृषण है ये कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडीज में, तो आपको क्या जवाब देना होगा। आपसे कई सारे ऑप्शन भी मिलेंगे कि ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उधर गुहा के अंदर होते हैं, उधर गुहा के बाहर होते हैं, यानी कि इंटर एब्डोमिनल होते हैं या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। तो जो टेस्टिस है ये हमारे बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। बाहर प्रेजेंट होने का मतलब समझिए क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपकी स्टमक है, स्टमक के आप अंदर क्या है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, गोल ब्लैडर है, किडनी है, हार्ट है, तो उसको आप क्या कहेंगे, वो बॉडी के अंदर है, यानी कि वो आपकी स्टमक के अंदर है, जिसको आप छू नहीं पाएंगे, केवल फील कर पाते हैं। उसी प्रकार जो आपका टेस्टिस है ये आपके बॉडी के अंदर होते हैं, जिसको आप टच कर पाते हैं। तो पहला आपको ये समझ में आ गया, ये कहाँ होगा, हमारे उदर गुहा के बाहर होता, उदर गुहा के अंदर नहीं, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, यानी कि हमारे मेन जो बॉडी है उसके बाहर होते हैं। अब इसके पीछे रीजन भी है, ये हमारे बॉडी के बाहर क्यों होते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी जो बॉडी है उसकी टेम्परेचर कितनी होती है, उसकी टेम्परेचर होती है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो उसकी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे कितनी, तो 37 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे क्या कोई बतला सकता है, हीट एंड टेम्परेचर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कहें तो चलिए आप बतला दीजिएगा 90.86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। और केल्विन में पूछा जाएगा तो आप इसको 273 से ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं कुछ अलग वैल्यू दे दूं और आपको अगर मैं फ़ारेनहाइट में वैल्यू पूछ लूं, तो क्या आपको याद है कि हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं, या फिर डिग्री सेल्सियस हम केल्विन में कैसे जाएंगे, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे जाएंगे, या केल्विन से हम सेल्सियस में कैसे जाएंगे। फिजिक्स में हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिग्री सेल्सियस माइनस आपका फ्रीजिंग पॉइंट बाई डिफरेंस, और डिफरेंस कितना था, 100 का था। उसी बार डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर क्या था आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिफरेंस कितना 180। इसके बाद केल्विन में मैंने क्या बताया, केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना 273, डिफरेंस कितना 100। इसको हमने सॉल्व किया था, कितना आ गया था 20 पचे 100, 20 नमा 180 और 20 पचे 100। तो जब इसको सॉल्व किए थे तो हमारा एग्जैक्ट जो फिगर आया था फॉर्मूला का, डिग्री सेल्सियस अपन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपन 9 केल्विन माइनस 273 अपन 5। इसको और एक फार्मूला हमने आपको बतलाया था, इसको मल्टीप्लाई करके क्या किया था हमने, 9c अपन 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। यानी आपको सेल्सियस दे दे तो फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे, फ़ारेनहाइट दे दे तो आप सेल्सियस में निकाल लेंगे। और केवल सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हमने क्या बतलाया था कि अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 केवल ऐड कर देंगे, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। हीट एंड टेम्परेचर जो आपके CBT 1 में भी है, CBT 2 में भी है, ये अभी हम लोग का कंटिन्यू है एप्लीकेशन में। खैर, तो हम आपको ये बतला रहे थे कि ये जो टेस्टिस है ये हमारे बॉडी यानी कि जो मेन बॉडी है यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो है उसके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। क्यों होते हैं इसके लॉजिक को समझते हैं। तो हमारा बॉडी है जो उसका टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का कितना 37 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जो टेस्टिस है ये क्या काम करता है, आपके बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर आपको मैं दिखलाऊं फिगर, तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हैं इस प्रकार से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही सेल्स क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये जो सेल्स हैं 37 डिग्री सेल्सियस में अपने आप को क्या करती है, नहीं जीवित रख पाती है, ये डैमेज हो जाती है, जिसके कारण अगर ये सेल्स डैमेज हो गया तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर आपकी अस्तित्व जो है प्रजाति की वो विलुप्त हो जाएगी। क्लियर हो क्या भाई। तो इसीलिए आपकी जो टेस्टिस है उसने जो स्पर्म बनाया उसको क्या चाहिए, थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए होता है,
यानी कितना लो टेम्परेचर, आपकी जो बॉडी की टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसको कम चाहिए होता है, इसीलिए ये हमारे बॉडी के बाहर होता है। और हमारे बॉडी के जो बाहर होता है और वो जो आपकी टेस्टिस है उसके बाद वो जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, तो उसकी जो टेम्परेचर होती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होती है, यानी कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। तो पहला लॉजिक क्लियर हो गया कि टेस्टिस हमारे बॉडीज यानी कि हमारी जो मेन बॉडी है उससे बाहर या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि उदर गुहा के बाहर क्यों होता है, क्योंकि टेस्टिस जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा उसके अंदर जो सेल्स है जो स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी उसको लो टेम्परेचर चाहिए होता। अब आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर के बारे अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो आपका ये टेस्टिस है एक बैग के अंदर, ठीक है ना, एक बैग के अंदर होती है। और ये बैग का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक थैला नुमा स्ट्रक्चर, जो थैला आप जाते हैं ना मार्केट लेके, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, थैला नुमा स्ट्रक्चर होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, यानी कि वृषण गुहा। ये आप देख सकते हैं इसी को हम लोग नाम दिए हैं वृषण गुहा स्क्रोटम का। और ये जो है टेस्टिस किसके अंदर है, तो स्क्रोटम के अंदर है। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाए तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसी को क्या कहते हैं, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। और स्क्रोटम क्या है, एक थैलानुमा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या करता है, आपके टेस्टिस को ढक करके रखा हुआ होता है, ठीक है। इसका फिगर भी अगर मैं आपको दिखलाऊं, मेन एग्जैक्ट फिगर में अभी हम लोग आते हैं तो आप उसको देखिए। देखिए ये हैंड से बनाया गया फिगर है, तो ये जो आपके टेस्टिस है इसके अंदर है, तो ये आपका स्क्रोटम हो जाएगा। ये रहा आपको मेन फिगर में, यहाँ पर देखिए जैसे ये हो गया। एक और फिगर कहाँ गया भाई, ये रहा देखिए, इसमें नहीं वो फिगर, चलिए कोई नहीं, आएंगे उस फिगर पे भी। तो समझ में आ गया ना टेस्टिस के बारे में हमने क्या बतलाया आपको। टेस्टिस के बारे में हमने ये बतलाया कि जो टेस्टिस होती है हमारे मेन बॉडी के बाहर होती है, क्योंकि उसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। वो किसके अंडर होता है, तो एक बैग होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आइए इसका काम क्या है टेस्टिस का, तो स्पर्म का फॉर्मेशन करना, ठीक है। ये टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और स्पर्म का फॉर्मेशन के साथ साथ वो स्पर्म अपने आप को जीवित रख पाए उसके लिए उसको क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। इसलिए वो हमारे बॉडी के बाहर होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए तापमान, ये हमने बतला दिया, अप्रॉक्स 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए टेस्टिस बॉडी हमारे बॉडी के बाहर होती है। ये रीज़न हमने कहानी भी लिख दिया और कहानी आपको समझा दिया। अब आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर कि जो टेस्टिस हैं, ठीक है, ये टेस्टिस का निर्माण हमारे बॉडीज में कब होता है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये टेस्टिस हमारे पूरे जीवन चक्र में हमारे बॉडी के बाहर ही होती है या कभी हमारे बॉडी के अंदर भी होती है, ये सब सवाल है। तो यहाँ से इसको समझते हैं। देखिए जो प्रेग्नेंट माँ है, ठीक है, जब प्रेग्नेंट माँ है, जैसे ही अब यहाँ पर मदर प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद इनके बॉडी में जो एम्ब्रॉय है यानी कि जो भ्रूण है, इस भ्रूण का जब 7 से 8 सप्ताह हो जाता है, तब उस भ्रूण में जो है आपकी टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, पहला चीज आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट कि आपके बॉडी में टेस्टिस का फॉर्मेशन कब हो जाता है, 7 से 8 जब सप्ताह हो जाता है उस भ्रूण का, यानी उस भ्रूण की जो उम्र है 7 से 8 सप्ताह, यानी माँ के जो गर्भ है, गर्भ में उस भ्रूण का 7 से 8 सप्ताह जैसे ही होगा तो उसके बॉडीज में टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि उस इम्ब्रियो में, ठीक है ना, इम्ब्रियो में क्या हो गया, टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये सबसे पहले समझिए, ये मदर का यूटेरस है, ठीक है, इसके अंदर ये छोटी सी सेल जायगोट है, ठीक है। अब इसकी फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, ये यूटेरस के अंदर आ गया। अब इसका जैसे जैसे क्या होगा, समय बीतता जाएगा, 7 से 8 सप्ताह होगा तो इसका साइज भी बढ़ेगा। तो धीरे से इसका साइज जब इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना, इस जायगोट का जिसको अब हम लोग भ्रूण कर रहे हैं, इम्ब्रियो कर रहे हैं, तो 7 से 8 सप्ताह के बीच जैसे ही इसका एज होगा तो अब इसके अंदर क्या होगा, आपके टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इस इम्ब्रॉय के अंदर ही आपका टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने अभी कहा कि हमारे बॉडी में टेस्टिस कहाँ होता है, हमारे मेन बॉडी के बाहर, यानी उदर गुहा के बाहर। तो यहाँ पर उसके बॉडी के बाहर नहीं बनता है, जब टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है भ्रूण के अंदर, उस बॉडी के अंदर ही होता है। लेकिन जब इस इम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण की जब एज 7 से 8 महीने की हो जाएगी, तो ये बच्चा ऑलमोस्ट अब बन चुका है, रेडी हो चुका है, तब जाकर ये टेस्टिस क्या होता है, उस भ्रूण से बाहर आ जाता है। तो देखिए आपका सवाल क्लियर हो गया। पहला सवाल, जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है कब हमारे भ्रूण में हो जाता है, 7 से 8 महीने।
क्या ये पूरे जीवन चक्र में ही हमारे बॉडी के अंदर होता है? तो नहीं, 7 से 8 महीने के बाद ये टेस्टिस हमारे बॉडी के बाहर होता है। यानी कि 7 से 8 महीने तक ये उदर गुहा के अंदर होगा और 7 से 8 महीने जैसे ही उस भ्रूण का हो जाएगा उसके बाद ये टेस्टिस उस उदर गुहा के बाहर आ जाती है। क्लियर हो गया? ये सब सवाल हैं आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही कहानी लिखा हुआ कि जो प्रेग्नेंट मदर हैं उसमें जो उपस्थित भ्रूण है जब 7 से 8 सप्ताह की हो जाती है तब भ्रूण में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो टेस्टिस है वो इंटर एब्डोमिनल यानी कि उदर गुहा के अंदर होती है। और जब ये भ्रूण या फिर वो जब बेबी है 7 से 8 महीने का हो जाता है तब टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है। ठीक है, टेस्टिस जो है आपका 7 से 8 महीने में बॉडी के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि उदर गुहा के बाहर आ जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक चीज़ें? लेकिन अब एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जो वो टेस्टिस है उस भ्रूण से, ठीक है ना, बाहर नहीं आ पाती। यानी मैंने जो टाइम कहा 7 से 8 महीने का जब वो एम्ब्रॉय हो जाता है तब उस टेस्टिस को क्या होना चाहिए, बॉडी से बाहर यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि उदर गुहा के बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी नहीं आ पाता है, तो इस केस में ये भी डैमेज का एक साइन है। तो इस केस में तो ये जो सिचुएशन बनती है, यानी मैंने ये कहा कि जब बच्चों का जो टेस्टिस है बॉडी के बाहर नहीं आ पाता है तो वो कंडीशन जो होता है उस कंडीशन का नाम आपसे पूछता है कि क्या कहलाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ CRYPTORCHIDISM, क्रिप्टोर्किडिज्म। ये एक कंडीशन होती है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उसका टेस्टिस क्या हुआ, बॉडी से बाहर नहीं आ पाया। तो इस दौरान क्या होता है, एक सर्जरी होती है। उस सर्जरी को भी पूछा जाता है क्या कहलाता है, ऑर्किडोपैक्सी सर्जरी। तो इसका पूछा जाएगा कि संबंध किससे है, किडनी से है, एग से है, या फिर टेस्टिस से है, या फिर लंग से है। तो याद रखिएगा टेस्टिस का इसका संबंध है, ये एक सर्जरी है। इट इज़ अ सर्जरी विच हेल्प्स टू डिसेंड द टेस्टिस इनटू स्क्रॉटम। यानी कि यह एक सर्जरी होती है जिसमें वृषण को वृषण गुहा में लाते हैं। यानी कि जो बच्चा जो 7 से 8 महीने का हो गया है गर्भ में, लेकिन अब उसका टेस्टिस जो बाहर नहीं आ पाया है, तो इसके लिए उसको बाहर लाने के लिए हम लोग एक सर्जरी कहते हैं, ऑर्किडोपैक्सी सर्जरी कहलाती है, ताकि उस सर्जरी के दौरान वो क्या है, टेस्टिस बाहर आ पाए स्क्रॉटम बैग में। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि अगर सर वो बॉडी के अंदर ही रह जाए तो क्या दिक्कत है। देखिए दिक्कत क्या, बच्चा है तब तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे उसकी एज 12 साल 13 साल की होगी, अब वो टेस्टिस उसके बॉडी के अंदर ही रह गया यानी कि उदर गुहा के अंदर ही है, इंटर एब्डोमिनल ही है। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। उस टेम्परेचर में उस टेस्टिस के अंदर जो सेल्स हैं, अभी मैं उसके नाम भी बतलाऊंगा, वो सेल्स क्या करेगा, अपने आप को डैमेज कर लेगा। उस टेम्परेचर में वो टेम्परेचर क्या करेगा, उस सेल्स को डैमेज कर देगा। और डैमेज करने के दौरान उसके टेस्टिस ने क्या किया, अब सेल्स का स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और अगर वो स्पर्म का फॉर्मेशन उस बच्चे में नहीं हुआ तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने में दिक्कत है, यानी नहीं हो पाएगी। सही, तो फिर इनफर्टिलिटी, बांझपन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो क्यों जरूरी है बाहर आना, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कुछ नाम याद रखना, एक्सेप्शन भी है आपको, जैसे एलिफेंट प्लेटिपस एकिडना, इसके अंदर, ये 3 के अंदर जो आपके टेस्टिस होते हैं इनके अंदर ही होते हैं, यानी कि इंटर एब्डोमिनल होते हैं, यानी कि उदर गुहा के अंदर ही होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बतलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। और इसको जो कवर करके रखा हुआ जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्क्रॉटम बैग, यानी कि थैलानुमा लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इस प्रकार से एक कंपार्टमेंट रूम टाइप का इस प्रकार दिख रहा है, जैसे ट्रेन में है जैसे बना हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक रूम बना हुआ है, एक प्रकार का रूम बना हुआ है, एक प्रकार का रूम बना हुआ है, एक प्रकार का रूम है, इस प्रकार से। ठीक है ना, एक बार और मैं अच्छा से दिखा दूँ, ये देखिए इस प्रकार से एक रूम बना हुआ। कॉइल लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जो दिख रहा है ये वाला इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जिस रूम के अंदर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस टेस्टिस के अंदर है। और ये जो आप कुंडली नुमा यानी कि कॉइल नुमा जो दिख रहा है आपको, इसके बारे भी मैं बतलाऊंगा इसको हम क्या कहते हैं। तो पहले फिगर को अच्छे से देखिए, समझिए। अब देखिए ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको शॉर्ट में कहेंगे एसटी। ठीक है, तो समझ जाइएगा मैं किसका बात कर रहा हूँ। ये कॉइल लाइक जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। अब ये जो आप इस प्रकार से रूम लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक टेस्टिस का फिगर है, ऐसे 2 टेस्टिस होते हैं मेल में। तो एक टेस्टिस के अंदर जो ये कंपार्टमेंट जो एक रूम लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो इसकी संख्या कितनी होती है, तो 250 ऐसे कंपार्टमेंट रूम होते हैं।
ठीक है ना, मैंने क्या कहा, ऐसे कंपार्टमेंट रूम होते हैं कितने संख्या में, 250। अब इसका भी एक नाम होता है, जैसे देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ मैंने लिखा है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल यानी कि वृषण पालिका। यहाँ मैंने ये लिखा है कि टेस्टिस में 250 रूम या कंपार्टमेंट जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर या फिर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल या फिर वृषण पालिका। समझ में आ गए। तो एक टेस्टिस में अगर पूछ लिया जाए कि टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स यानी कि वृषण पालिका की संख्या कितनी है, तो एक टेस्टिस में 250 होती है। और हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में जो प्रेजेंट होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि एसटी। देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है किसके अंदर है, ये कंपार्टमेंट लाइक रूम के अंदर ही तो प्रेजेंट है। और इसको कंपार्टमेंट लाइक रूम जो बना हुआ उसकी संख्या कितनी होती है, 250, जिसे हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर एक या फिर मैक्सिमम 3 एसटी प्रेजेंट हो सकते हैं। एसटी कहने का मतलब समझ गए ना, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने हर कंपार्टमेंट में 3, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप देख पाएंगे 3 आपको एसटी दिखेंगे। एक इस प्रकार से है, इसके बाद एक है और एक, 3 मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम कितना होगा, केवल एक ही होगा। समझ में आ गया। तो एक टेस्टिस में सबसे पहले आपने देखा कि 250 ऐसे समझिए कि रूम है। हर रूम में कितने लोग रह सकते हैं, एक या मैक्सिमम 3। अब ये जो रूम है इसको हमने क्या कह दिया, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और जो व्यक्ति जो रहेंगे उसको हमने कह दिया एसटी या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने व्यक्ति रह सकते हैं, एक रह सकते हैं या फिर मैक्सिमम 3 रह सकते हैं। क्लियर हो गया भाई। अब हमें ये बतलाइए एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट है, कितने रूम है, 250 हैं। तो हमें ये बताइए एक टेस्टिस के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, 250 बैठ सकते हैं, यानी कि एक से मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक व्यक्ति हर कंपार्टमेंट बैठेगा। और अगर 3 बैठता है तो कितना हो जाएगा, 750। ठीक है ना, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 को। तो अब क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी से कितनी हो सकती है। तो मिनिमम अगर एक व्यक्ति बैठेगा तो 250 और 3 व्यक्ति बैठेगा तो मैक्सिमम 750। तो रेंज कितना, 250 से 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। ये एक टेस्टिस की मैंने बात की है। क्लियर हो गया। अब यहीं पर आपको दिख रहा है एक लिडिक सेल। देखिए ये रेड कलर का जो है एक सेल है, लिडिक सेल जिसको कह रहे हैं। ये सेल क्या करता है, देखिए ये किसके अंदर है, टेस्टिस के अंदर ही है। और ये लिडिक सेल क्या करता है, जो मैंने कहा कि आपका टेस्टिस एक स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी कि सेक्सुअल जो हार्मोन है, तो यही लिडिक सेल जो टेस्टिस के अंदर है, यही लिडिक सेल क्या करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। तो यहाँ मैंने लिखा भी है, जो लिडिक सेल है इस कोशिका से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे मैंने वही लिखा कि हर एक कंपार्टमेंट यानी कि रूम में या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, एक या फिर 3, मिनिमम एक या फिर मैक्सिमम 3। तो एक टेस्टिस में कितना हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या, 250 से 750 तक। नेक्स्ट, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसकी लेंथ वगैरह इतना डिटेल नहीं पूछेगा, 70 सेंटीमीटर होती है। और इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है तो कैसी है, तो कुंडली नुमा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है एसटी की। आप देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है एकदम कुंडली लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कॉइल नुमा लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, यहाँ इसके बाद आगे पूछ लिया जाए तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि जो टेस्टिस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। जो आप जैसे पढ़े होंगे लंग्स, हमने भी पढ़ाया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, आपका अल्वियोलाई, जहां क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसी प्रकार जो किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन है। अगर यही फंक्शन करना बंद कर दे तो पूरा किडनी आपका काम करना बंद हो जाएगा। अल्वियोलाई प्रॉपर वे में काम ना करे तो आपका लंग्स काम नहीं करेगा। उसी प्रकार सेल क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। समझ गए ना, जैसे कि हम जो एक ऑर्गेनिज्म है, हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है सेल, यानी कि ये जो घर है, इस घर को अगर तोड़ेंगे तो सबसे छोटा सा क्या एक ईंट मिलेगा, वो ईंट क्या हो जाएगा, इस घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी। उसी प्रकार जो टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है मेल का, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। इस टेस्टिस की स्मॉलेस्ट यूनिट आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसकी संख्या कितनी हो सकती है, 250 से 750। ये किसके अंदर होता है, तो हमने कहा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर होता है। एक कंपार्टमेंट रूम लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसकी संख्या कितनी होती है, 250। ये पूरा का पूरा आपका टेस्टिस यहाँ से कंप्लीट हो गया है। ये रहा आपका पूरा का पूरा डिटेल कंप्लीट टेस्टिस की।
तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, यानी कि मेल की जो हमने बात की थी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस, इसको हमने पूरा डिटेल में एक एक चीज़ खत्म कर दिया। ठीक है, अब आइए यहाँ से इसके बाद अब हम, अच्छा इसके बाद अभी मेन जो बचा हुआ है इसकी, अभी टेस्टिस में जो हमने कहा कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल से भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सेल को भी देख लें। यानी सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि शुक्रजनक, हिंदी में कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को शुक्रजनक नलिका की कोशिकाएं, यानी जो कोशिका प्रेजेंट, सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो क्या करता है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और एक सेल जो है आपका लिडिक सेल जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। तो इस सेल का नाम आपसे पूछा जाता है। तो दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका स्पर्मटोजोआ, यानी कि स्पर्मटोगोनिया सेल। देखिए स्पर्मटोजोआ को ही स्पर्मटोगोनिया सेल कहेंगे। अब एग्जाम में या तो स्पर्मटोजोआ पूछ लेगा, मैक्सिमम फेमस नेम है, कई बार नहीं पूछ के आपसे पूछ लेता है स्पर्मटोगोनिया सेल। तो भाई कई लोगों को पता नहीं है कि स्पर्मटोजोआ सेल को ही कहा जाता है, हिंदी में कहेंगे शुक्रजनक कोशिका। ये क्या करता है, इसका जो मेन काम है शुक्राणु का निर्माण करना, यानी जो अभी तक हम कर रहे थे टेस्टिस का काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, टेस्टिस के अंदर भी आपका एक प्रेजेंट होता है सेल। कौन सा सेल, स्पर्मटोजोआ सेल, यानी कि स्पर्मटोगोनिया सेल, जो क्या करता है आपके शुक्राणु यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और अब अगर ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है स्पर्मटोजोआ, तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी कोशिका, कौन सी सेल टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो स्पर्म क्या होता है, टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव करेगी, यानी कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाला जो सेल है वो भी अपने आप को लो टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा। तो कौन सा सेल टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, स्पर्मटोजोआ स्पर्मटोगोनिया सेल। यही सेल अगर बॉडी के अंदर रहता तो ये डैमेज कर जाता है, यानी जब टेस्टिस अंदर रहेगा तो ये सेल क्या होगा, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो ये कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कौन सा सेल करता आपसे पूछेगा, तो स्पर्मटोजोआ या फिर स्पर्मटोगोनिया सेल, शुक्रजनक कोशिका। डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा स्पर्म का फॉर्मेशन करता है टेस्टिस या फिर डक्ट या एपिडाइडमिस तो या फिर पेनिस, तो आप क्या कहेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस करता। तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखना होगा आपको, स्पर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा सेल, तो स्पर्मटोजोआ सेल या फिर स्पर्मटोगोनिया सेल कहेंगे। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्यों, क्योंकि स्पर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये सेल भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब दूसरा एक और सेल पाया जाता है जिसको कहते हैं सर्टोली सेल, या इसे नर्स सेल भी या फिर नर्सिंग सेल भी कहते हैं, कुछ भी एग्जाम में मिल सकता है, तो याद रखिएगा सर्टोली सेल, नर्स सेल और नर्सिंग सेल। इसका काम क्या है, इसका मेन काम सेल का क्या है, ये सेल क्या करता है, ये जो स्पर्म बना है उसको खाना प्रोवाइड करेगा, यानी भाई इसे भी तो खाना चाहिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, डेवलप करने के लिए, या कह ले तो अपने आप को मेच्योर करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। तो ये कौन देगा, इस शुक्राणु को, इस स्पर्म को। समझिएगा, जब तक ये, समझिए ये जो टेस्टिस है आपका, इस टेस्टिस के अंदर आपने एक सेल्स पढ़ा, सबसे पहले आपने एक कंपार्टमेंट रूम पढ़ा जिसको आपने इसको क्या कहा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहा, जिसकी संख्या 250 होती है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एस्टी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक या तीन, यानी कि 250 से 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो दो तरह के कोशिकाओं से बने होते हैं, स्पर्मटोजोआ या फिर सर्टोली सेल। स्पर्मटोजोआ सेल जो है बनाया आपका स्पर्म, अब इसको चाहिए खाना, तो इसको कौन देगा, सर्टोली सेल। ठीक है, यानी जब तक स्पर्म इस टेस्टिस के अंदर है तो उसको खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसको खाना आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल या फिर नर्सिंग सेल। ये याद रखिएगा, जब तक स्पर्म आपके टेस्टिस के अंदर, लेकिन स्पर्म तो हमेशा इसके अंदर नहीं होगा भाई, यहाँ से फिर डक्ट मिलेगा, डक्ट के थ्रू ये चला जाएगा आपके पास डाइडमिस के पास, फिर चला जाएगा फिर पेनिस के पास। तो अब वो पेनिस के पास जब पहुंच रहा है, या फिर नलिका यहाँ से जब यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इसको फिर पोषण चाहिए, खाना चाहिए ना, यहाँ पे तो खा लिया इसके अंदर जब तक है, लेकिन यहाँ पे वो खाना कोई प्रोवाइड करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कि कहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है। तो आपसे अगर पूछा जा रहा है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है सर्टोली सेल, तब आप टिक करिएगा, और आगे अभी हम बतलाएंगे इस क्लास में ही कि आगे कहाँ इनको पोषण मिलता है। तो समझ में आ गया दोनों सेल के बारे में। दोनों सेल का मतलब ये, एक हो गया स्पर्मटोजोआ और स्पर्मटोगोनिया सेल, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। सर्टोली सेल यानी नर्स सेल, नर्सिंग सेल क्या करेगा, स्पर्म को खाना देगा। तो भाई ये तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, किसको देगा, स्पर्म को देगा, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा।
तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो टिक नहीं करना है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, ये अप्रभावित होता है। ये अगर चाहे तो ये बॉडी के अंदर सेल अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, लेकिन ये जो है मेन स्पर्मेटोजोआ सेल जो होता है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता है, और यही मेन जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और इसी के कारण हम लोगों को ऑर्किपोडोडेक्सी सर्जरी करनी पड़ती है ताकि बॉडी से बाहर हम टेस्टिस को ला पाए, ठीक है ना। अभी हमने देखा ऑर्किडोपेक्सी सर्जरी के बारे में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ तक हमने सेल्स के बारे में देख लिया, यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन पूरा कंप्लीट। एक पॉइंट और आपको बतला दें, हालांकि इतना डिटेल्स होप शो के शायद ना ही पूछे कभी एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में आ जाती है यहाँ से। स्पर्मिएशन मतलब वीर्य सेचन का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। देखिए हमने क्या कहा कि जो आपका स्पर्मेटोजोआ सेल है इसने स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। ये पार्ट आपका हेड ये आपका टेल हो जाएगा और ये आपका हेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेल है, इस सेल की स्ट्रक्चर इस लाइक स्ट्रक्चर होगी, और इधर से आपका स्पर्म आया है न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, अटैच हो जाता है, और इससे ये क्या करेगा, स्पर्म न्यूट्रिशन लेगा सर्टोली सेल से। तो जब ये न्यूट्रिशन ले लेता है पूरा भरपूर, इसकी पेट फिलअप हो जाएगी, तो फिर यहाँ से क्या होगा, डिटेचमेंट होता है, ये दोनों अलग होता है। ये जो अलग हो रहा है इसे ही हम नाम देते हैं वीर्य सेचन का या फिर स्पर्मिएशन का। डिटेचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल आफ्टर द मैच्योरेशन, यानी कि न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, मैच्योरेशन। विकसित होने के बाद शुक्राणु का सर्टोली कोशिका से अलग होना ही स्पर्मिएशन या फिर वीर्य सेचन कहलाता है। ये जो फिगर आपको दिखला, समझ में आ गया। ये स्पर्म आया सर्टोली सेल के पास, खाना लिया, न्यूट्रिशन लिया, भर जाने के बाद पेट यहाँ से निकलेगा। जो ये अलग हो रहा होगा इन दोनों के बीच में, जब मिलन इसकी टूट रही होगी, बिछड़न हो रही होती है, तो इसीलिए हम नाम देते हैं वीर्य सेचन की। यहाँ से यहाँ तक चीज़ें क्लियर, यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन आपका इधर पूरा कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। पूरा मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज खत्म ही कर देंगे, आपका टेंशन नहीं खत्म। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात करेंगे, यानी कि द्वितीयक लैंगिक अंग। यानी कि अब हमारे टेस्टिस यानी जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है उसने क्या कर दिया, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया है। इसके लिए हमने 2-3 सेल्स के बारे में देखा। दो एक स्पर्मेटोजोआ सेल जो स्पर्म का फॉर्मेशन किया और उसको खाना दिया सर्टोली सेल, और जब वो खाना ले रहा था और जैसे ही जब अलग हो रहा था उसको हम लोग नाम दिया वीर्य सेचन का, स्पर्मिएशन का, ठीक है ना। वीर्य सेचन स्पर्मिएशन का नाम दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखे, ये सारी चीज़ें देखें। अब क्या, अब ये जो स्पर्म बना है, अब ये स्पर्म को कहाँ पहुँचना है, पेनिस तक पहुँचना है। और कैसे पहुँचना है, एक मेच्योर होकर के। और जो आपने स्पर्म को आप जब देखे होंगे तो स्पर्म को कैसे आप जब टच करते हो तो एक थोड़ा सा चिपचिपा और कुछ स्मेल्स उसमें आता। तो वो चिपचिपापन और वो स्मेल किस कारण से अब आएगा, क्योंकि अभी जो स्पर्म का जो निर्माण हुआ उसमें ना तो कोई चिपचिपापन होगा ना ही कोई स्मेल होगा। लेकिन जो अब इस चिपचिपापन आप देखते हैं या जो स्मेल होता है या फिर जो वो पेनिस तक पहुंचता है, पेनिस से फिर इजेकुलेशन होता है, ये जो पूरी क्रियाएं होती है ये कौन करती है, आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। यानी एक आपका इसमें डक्ट आएगा, इसमें कुछ सहायक ग्रंथि आएंगे और पेनिस आएगा। तो डक्ट कहने का मतलब है नली, यानी कि टेस्टिस ने जो स्पर्म का फॉर्मेशन किया है वो क्या है, अभी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है। उसको न्यूट्रिशन मिला, थोड़ी बहुत मेच्योर हुई है, लेकिन वो पूरी तरह से मेच्योर इस नली में ही आकर के होगी, ठीक है। और देन फिर पेनिस तक जाएगी, फिर कुछ सहायक ग्रंथि मिलेगी। ये सहायक ग्रंथि क्या करेगा, उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलाएगा, उसमें कुछ वो स्पर्म में जो आपको स्मेल आती है वो आपको कुछ आपको क्या करेगी, ये सहायक ग्रंथि प्रोवाइड करती है और उसको मोबिलिटी प्रदान करती है, यानी कि मोशन प्रदान करती है स्पर्म को। और ये जो पेनिस है, फाइनली इस पेनिस से आपका स्पर्म का इजेक्यूलेशन होता है। तो चलिए अब एक एक करके डक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर आपकी सहायक ग्रंथि को खत्म करेंगे और फिर पेनिस को खत्म करेंगे। तो डक्ट 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रेटी टेस्टिस, और एक होता है वैसा इफ्रेंसिया, और एक होता है इपिडिडाइमिस, और एक होता है वास डेफरेंस, ठीक है। ये 4 टाइप के डक्ट होते हैं, रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस जिसे अधिवृषण कहेंगे, और एक होता है आपका वास डेफरेंस। इसके फिगर्स को पहले आप देख लीजिएगा तो आप ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। ये आपने देख लिया है, ये टेस्टिस का फिगर आप देख लिए हैं। यहाँ आपने देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इस प्रकार से, और ये आपने देख लिया, ये कंप्लीट हो गया। ये रहा, देखिए यहाँ पर उसकी फिगर की बात की जाए तो यहाँ पर नहीं, आपको एक और फिगर हम दिखलाते हैं। तो 4 जो डक्ट होते हैं, चलिए फिगर पहले हम लोग देखते हैं। देखिए ये फिगर को पहले यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, अभी हमने पढ़ा, ये आपका है
टेस्टिस, ठीक है। ये देखिए ये आपका है टेस्टिस, एक थैलानुमा लाइक स्ट्रक्चर जो बैग बना हुआ, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रॉटम बैग कर रहे हैं। इस टेस्टिस के अंदर क्या है, दो तरह के सेल आपने देख लिया, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल, जहाँ से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है सर्टोली सेल, नर्सिंग सेल या फिर नर्स सेल से, ठीक। अब यहाँ से स्पर्म बाहर निकल रहा है, इस प्रकार से आप यहाँ देखिए स्पर्म बाहर निकल रहा, कहाँ आ रहा है, डक्ट में। और ये जो डक्ट है आपका इपिडिडाइमिस, ठीक है ना, डक्ट है यानी कि एक नली है। अब ये जो आपने देखा स्पर्म यहाँ से बाहर निकल के एपिडिडाइमिस के पास यानी कि एपिडिडाइमिस डक्ट के पास पहुंच गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि ये जो आपका स्पर्म यहाँ पहुंचा है, अब इस स्पर्म को न्यूट्रिशन, ठीक है, या फिर कह ले तो पोषण या फिर कह ले तो भोजन अब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जब तक ये टेस्टिस के अंदर था तब तक तो इसको खाना मिल जा रहा था इस पर सर्टोली सेल से, नर्स सेल या फिर नर्सिंग सेल से। तो अब ये जो एपिडिडाइमिस के पास आया तो यहाँ पर ये एटलीस्ट क्या करता है, कुछ देर तक रुकता है और यहीं पर अपने आप को कुछ न्यूट्रिशन लेता है। और यहाँ कह ले तो कम से कम इसको यहाँ पर मैच्योर होने के लिए, यानी कि इस स्पर्म को यहाँ मैच्योर होने के लिए 24 आवर का समय लगता है। तब जाकर के फाइनल आपका जो स्पर्म है वो मैच्योर होता है। और ये स्पर्म मैच्योर होने के बाद इस प्रकार से डक्ट से होते हुए, एपिडिडाइमिस डक्ट से होते हुए वास्ट डेफरेंस डक्ट में, ये जो आप डक्ट देख रहे हैं इसको हम लोग कह रहे हैं वास्ट डेफरेंस डक्ट। देखिए अभी हमने आपको 4 डक्ट का नाम लिया है यहाँ, ये सबसे पहले हमने कहा आपको 4 डक्ट यानी कि रेटी टेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। तो आपने देख लिया एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस, ये काफ़ी डिटेल हो जाता है, इसको इसलिए उतना समझने की जरूरत नहीं है ना, वो फिगर मैंने इसीलिए लिया भी है, उतना कन्फ्यूज़न नहीं करना है। यहाँ से स्पर्म निकला और देन एपिडिडाइमिस के पास पहुँचता है और यहाँ पर कम से कम एपिडिडाइमिस में इसको 24 घंटे का समय लगता है। ऐसा कहा जाता है कि ये 24 घंटे में ये अपने आप को मैच्योर कर लेती है एंड देन इस ट्यूब से या फिर डक्ट से, ठीक है ना, मैच्योर होता है। टेस्टिस ने जो शुक्राणु स्पर्म को बनाया है, इस टेस्टिस ने जो शुक्राणु को बनाया है, इस एपिडिडाइमिस में ये क्या होता है, आता है और यहाँ पर ये मैच्योर होता है। कम से कम 24 आवर इसे मैच्योर होने में लगती है। इसीलिए आपको बहुत बार डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद दूसरा जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो उसके बीच का जो गैप 24 आवर्स होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये आपका स्पर्म पूरी तरह से मैच्योर हो पाए। एंड देन इस वास डेफरेंस डक्ट से होते हुए आपके ये जो ग्रंथि है यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना, यहाँ पहुँचती है। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे देखिए जो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल और ये है आपका एक प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, आपका स्पर्म कहाँ पहुँच गया है, ये स्पर्म अब मैच्योर हो गया है ऑलमोस्ट, और जो भी बचा है इसका मैच्योरेशन में यहाँ पर आपका सेमिनल वेसिकल में ये मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से। और इसको यहाँ पर न्यूट्रिशन भी मिल रहा होता है। यहाँ से ये प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ चिपचिपा पदार्थ जो मैंने कहा वो रिलीज करती है, इस स्पर्म में मिला देती है और उसी चिपचिपापन से इसमें क्या आता है कि स्मेल भी आ जाता है। क्लियर होगा। आपने क्या देखा कि जो एपिडिडाइमिस के पास जो स्पर्म पहुंचा था वहां पर कुछ देर ये रुकता है। कहा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि जो स्टोरेज जो होती है स्पर्म की कहाँ होती है, संचित होती है, तो एपिडिडाइमिस डक्ट में। इसके बाद यहाँ से वास डेफरेंस से होते हुए ये फाइनली आपने कहाँ पहुँच जाती है, सेमिनल वेसिकल में। और प्रोस्टेट ग्लैंड इसको कुछ चिपचिपा पदार्थ और उसमें ही इसमें स्मेल होती है और इसको यहाँ पर फुल्ली न्यूट्रिशन में मिल जाता है। और ये जो न्यूट्रिशन मिलता है किस फॉर्म में, इसको तो फ्रुक्टोज के फॉर्म में। ये भी आपसे पूछा जाता है कि स्पर्म को जो न्यूट्रिशन मिलती है ग्लूकोज के फॉर्म में, फ्रुक्टोज के फॉर्म में या सुक्रोज के फॉर्म में, तो याद रखिएगा जो ये न्यूट्रिशन इसको मिलता है इसको फ्रुक्टोज के फॉर्म में न्यूट्रिशन मिल जाती है। क्लियर है। अब यहाँ से मिल जाने के बाद अब देखिए ये जो स्पर्म है पूरी तरह से रेडी है, पूरी तरह से मैच्योर है और यहाँ से होते हुए ये फिर फाइनली आपके इस पेनिस तक पहुँचती है। और इस पेनिस में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जैसे ही आप प्रेशर डालते हैं तो ये ब्लड प्रेशर क्या होती है, फुल्ली टाइट हो जाती है, जिसके कारण ये पेनिस भी क्या होगा, फाइनली पूरी तरह से टाइट होगा। और यहाँ से जो स्पर्म है इसको एजुकुलेट करेगा जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब में। इसको और थोड़ा सा डिटेल फिगर में यहाँ पर देखिएगा, जो हैंडमेड बनाया गया फिगर है, ये आपका टेस्टिस था। यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन हुई,
स्पर्म की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर कुछ देर आके स्टोर होती है आपकी स्पर्म, मैच्योर करती है खुद को, 24 घंटे में फुल्ली मैच्योर हो जाती है अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो। इसको नाम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे दिया, एपिडिडाइमिस। अब इसके बाद यहाँ वास डेफरेंस डक्ट से होते हुए या आपके कहाँ पे आ गया, सेमिनल वेसिकल या फिर इसे सीमेन सेक्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसे क्या दिया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ने कुछ चिपचिपा पदार्थ का निर्माण किया जिसमें आपके स्पर्म में आके मिलती है, जिसमें कुछ स्मेल भी होता है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल जो ग्रंथि है, यहाँ इसको सीमेन सेक्ट भी कहते हैं, जहाँ पे क्या है आपका स्पर्म है, फ्रुक्टोज एज ए न्यूट्रिशन इसको यहाँ पर मिलती है और कुछ चिपचिपा पदार्थ है जिसमें स्मेल भी होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पूछा गया आएगा सेमिनल वेसिकल में प्रेजेंट होता है क्या, केवल स्पर्म नहीं, वहां पर फ्रुक्टोज भी होगा स्पर्म के साथ और चिपचिपा पदार्थ भी होगा। तो इस एक अलग प्रकार का अब ये लिक्विड यानी कि फ्लूइड बन जाता है, उस फ्लूइड का एक अलग नाम है जिसको भी मैं बताऊंगा, जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। और इसकी अगर आपको नेचर पूछा जाएगा यानी कि इसकी आपकी अगर प्रकृति पूछी जाएगी तो वो प्रकृति कैसी होती है, तो वो प्रकृति होती है क्षारीय, यानी कि पीएच वैल्यू 7.4 होता। मैंने क्या कहा कि जो ये डक्ट ने ये जो टेस्टिस ने आपके स्पर्म का फॉर्मेशन किया, अभी मैंने कहा स्पर्म, ये एपिडिडाइमिस में आया, कुछ देर यहाँ पे अपने आप को मैच्योर करते हुए वास डेफरेंस से होते हुए एक ग्रंथि के पास आई, इस ग्रंथि का नाम है सीमेन शेक या फिर सेमिनल वेसिकल भी कहेंगे इसको। और यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको इसने क्या किया, कुछ चिपचिपा पदार्थ और स्मेल के साथ में इसने मिक्स कर लिया उसको फ्रुक्टोज भी सेमिनल वेसिकल में मिलता है, तो न्यूट्रिशन कैसे मिला, एज ए फ्रुक्टोज मिल गया। तो अब ये जो एक अलग प्रकार का ये स्पर्म नहीं, अब स्पर्म में इसमें क्या हो गया, फ्रुक्टोज आ गया, चिपचिपा पदार्थ हो गया, तो अब इसको हम लोग कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। ये अभी मैंने सारा कुछ ये नोट में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमिनल फ्लूइड। तो यानी कि अब ये स्पर्म ना नाम देके इसको हम लोग कहेंगे सेमिनल फ्लूइड आ गया, ठीक है। ये इसको सेमिनल फ्लूइड या फिर उसको हम लोग कहते हैं सीमेन या फिर वीर्य भी कहते हैं। तो अब याद रखना है यहाँ से, इसके कारण इसको क्या हुआ, न्यूट्रिशन फ्रुक्टोज मिल गया, तो उसमें क्या आ गया, मोबिलिटी मोशन भी, गति करने का भी यहाँ पर इसके पास एनर्जी मिल गई है। स्पर्म को बोल ले या फिर सेमिनल फ्लूइड कर ले या फिर सीमेन कर ले। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, आप अगर पेनिस में देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे, तो जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ता है जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल के कारण ये पूरा पेनिस क्या होगा, टाइट होगा, और यहाँ से आपका वीर्य या फिर सीमेन का क्या होगा, इजैकुलेशन होगा फेलोपियन ट्यूब में, फीमेल के जो फेलोपियन ट्यूब है जहां पर आपकी एग सेल पूरी तरह से मैच्योर होकर रेडी है, और यहां पर आकर फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और आपके एग सेल के बीच में, एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया। अब ये जो आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नेचर यानी कि प्रकृति कैसी होती है स्पर्म का या फिर सेमिनल फ्लूइड का या वीर्य या सीमेन का, तो आप कह देंगे क्षारीय, पीएच वैल्यू 7.4। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उस दौरान जो स्पर्म की जो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी निकलती है, तो 5 से 7 ml होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 5 से 7 ml जो स्पर्म बनी है, इसमें स्पर्म की संख्या कितनी होती है, तो 20 लाख से 2 करोड़ के बीच होती है इसकी संख्या, और अगर उसकी क्वांटिटी 20 लाख से कम है देन फिर यहाँ पर फर्टिलिटी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। अगली बात यह भी याद रखना है कि कौन सी ग्लैंड केवल पुरुषों में पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड केवल पुरुषों में ही पाई जाती है। जो मेन काम क्या कर रहा है, कुछ चिपा पदार्थ प्रदान कर रहा है, फ्रुक्टोज एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, और उसको मोबिलिटी, ठीक है ना, एक गति प्रदान कर रही है इस स्पर्म को या सेमिनल फ्लूइड को या सीमेंस को। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आइए यहाँ पर पूरी कहानी को पढ़ते हैं। 4 डक्ट होते हैं, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। आपने देखा कि एपिडिडाइमिस में क्या हुआ, अधिवृषण में वहाँ इसकी स्ट्रक्चर आपने देख लिया, नलीनुमा एवं कुंडलित रचना होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो एपिडिडाइमिस है यानी ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, कुंडलीनुमा एक नलीनुमा है स्ट्रक्चर, इसकी लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद इसका कार्य क्या है, स्पर्म को मैच्योर करना। स्पर्म एपिडिडाइमिस में ही क्या होता है, मैच्योर होता है और स्टोर भी होता है। 24 आवर मैच्योरेशन होने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर आपको सलाह भी देती है एक सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद दूसरा सेक्सुअल एक्टिविटी की टाइम पीरियड 24 घंटे होनी चाहिए। फिर वो आपका स्पर्म कहाँ आता है, वास डेफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका में एपिडिडाइमिस डक्ट के पास। वास डेफरेंस डक्ट से मिलते ही ये क्या करेगा, वास डेफरेंस डक्ट यानी कि जो एपिडिडाइमिस डक्ट से स्पर्म आपके वास डेफरेंस डक्ट में क्या होता है, वो जो मैच्योर स्पर्म है अब वो क्या हुआ, बॉडी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब समझिए, देखिए ये अभी तक जो स्पर्म कहाँ है, टेस्टिस के अंदर था, एपिडिडाइमिस में आया था, तो अब तक ये बाहर है बॉडी के बाहर।
लेकिन अब ये जैसे ही ये स्पर्म मैच्योर हो गया है ऑलमोस्ट इस वाज डेफरेंस डक्ट के अंदर के द्वारा, अब ये हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है स्पर्म, देखिएगा, ठीक है ना। इसी कारण बहुत सारे स्पर्म यहीं पर मर भी जाते हैं, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर होता है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए तो एक स्पर्म में 5 से 7 ml में 20 लाख से 2 करोड़ स्पर्म की संख्या होती है। इसमें कई स्पर्म इतने देर में उसकी डेड भी हो जाती है, और कुछ एक स्पर्म ही जा करके उस क्या करेगा, आपका फर्टिलाइज का काम कर देगा, ठीक है ना, इतने पावर होती है उसमें। तो खैर ये आपको ये चीज़ जानना है कि देखिए अब किस प्रकार से स्पर्म बॉडी के अंदर से अंदर आपका इन कर रहा है, तो ये वास डेफरेंस डक्ट इसको लेकर के अंदर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, यानी कि स्पर्म को बॉडी के अंदर ले जाएगा, तभी जाके स्पर्म जो है सहायक ग्रंथि फिर जाके मूत्र नली मूत्र द्वार होते हुए शरीर से ये फिर बाहर निकलती है। और इसका आकार कैसा है, तो नलीनुमा आकार आपने देख लिया वास डेफरेंस का। अब आइए सहायक ग्रंथि, यानी कि जो सेमिनल वेसिकल के बारे देखा, बल्वथ्रल ग्लैंड हो गया और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों क्या किया आपको, एक फ्रुक्टोज प्रोवाइड किया, सेमिनल फ्लूइड जिसको हमने नाम दिया था, यहाँ पे क्या था, स्पर्म था, फ्रुक्टोज था, चिपचिपा पदार्थ इसमें मिलता है, और वो एक नए फ्लूइड का निर्माण होता है जिसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड या वीर्य या फिर शीमेन भी कहते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका सेमिनल वेसिकल, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ से जो स्पर्म बॉडी के अंदर आया वास डेफरेंस डक्ट के द्वारा, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी नलीनुमा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब ये एक नई फ्लूइड जिसको हमने कहा सेमिनल फ्लूइड या फिर वीर्य या फिर सीमेन भी कहते हैं। तो ये तीनों जो ग्रंथि है, ये तीनों मिल करके ये क्या करेगी, एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल पुरुषों में पाया जाता है, या ठीक यूरिनरी ब्लडर के नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। जो यूरिनरी ब्लडर है का, ये देखिए, ये जो यूरिनरी ब्लडर है उसके नीचे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, ये शुक्राणु को तैरने के लिए चिपचिपा प्रदान करता है पदार्थ को, जिसके कारण वो क्या करे, तैर पाए, और एक सिट्रिक एसिड भी रिलीज करती है, जिसके कारण उसमें मोबिलिटी आ पाए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड की भी जो साइज है वो छोटी होती चली जाती है, और जो वीर्य यानी कि जो सेमिनल फ्लूइड जो बन रहा था उसकी भी जो क्वांटिटी है वो भी कम होती चली जाती है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट, सेमिनल वेसिकल में जो शुक्राणु और चिपचिपा पदार्थ मिला होता है, ये चिपचिपा पदार्थ प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलता है उसको, और सिट्रिक एसिड मिलता है जिसमें क्या होती है, गंध होती है, और शुक्राणु और चिपचिपा पदार्थ मिलकर क्या बनाती है, शीमेन या वीर्य, या फिर इसे ही हमने क्या कहा, सेमिनल फ्लूइड भी, ठीक है। स्पर्म चिपचिपा पदार्थ, और इसमें क्या है, फ्रुक्टोज भी है, तो एक नाम इसका क्या होगा, वीर्य शीमेन या फिर सेमिनल फ्लूइड भी कहेंगे। नेचर कैसा होगा, क्षारीय, बेसिक, पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये फिगर हो गया इसका। ये तीनों ग्रंथि ने क्या किया, इसको जो पोषण दिया, न्यूट्रिशन दिया, किस फॉर्म में, फ्रुक्टोज फॉर्म में पोषण दिया। नेक्स्ट, अब ये कहाँ आ गया, पेनिस के पास आ गया। तो ये देखिए फाइनली अब ये जो सीमेन है ये आपका कहाँ आ गया, पेनिस के पास आ जाता है। तो ये जो हर्षण किस उत्तक का बना होता है, पेनिस, ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में कई बार। तो हर्षण उत्तक का बना होता है जो बेलनाकार एवं मस्कुलर होता है। इसमें रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, यानी ब्लड वेसल्स होता है, जो मैंने आपको इस फिगर में दिखलाया था। ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो पेनिस में आपके कई सारे क्या हैं, आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करेगा, जब आप इस पे ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब इन रक्त नलिकाओं ब्लड वेसल्स पे अतिरिक्त रक्त का दाब पड़ता है वो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगता है, तो ये पेनिस हार्ड या टाइट होता है। और उसके कारण जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसमें क्या करता है, पेनिट्रेशन का काम करता है, और पेनिट्रेट होकर सीमेन को महिला के प्रजनन अंग में छोड़ देता है। एंड देन फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना है, पेनिस क्या है आपका, पुरुषों का वो प्रजनन अंग है जो प्रजनन क्रिया में सहायक होता है, मेन ऑर्गन नहीं है मेल का। कई बार टिक कर क्या जाते हैं, पूछा जाता है कि पुरुष में जो मुख्य अंग होते हैं प्रजनन के, वो होते हैं टेस्टिस या फिर पेनिस। तो पेनिस टिक कर कहते हैं, पेनिस उस क्रिया में सहायक करता है प्रजनन क्रिया में, लेकिन मेन क्या है आपका, टेस्टिस जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, लेकिन मुख्य अंग नहीं होता। मुख्य अंग क्या होता है आपका, टेस्टिस होता है। अब आइए एक चीज और भी जान लीजिए, नसबंदी के बारे में आपने सुना होगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ से जो टेस्टिस, अब नसबंदी का कंसेप्ट को समझिए। जो आपका स्पर्म आया है एपिडिडाइमिस के पास, एपिडिडाइमिस के पास कुछ देर रुकता है और यहाँ पे मैच्योर होगा, और फिर वास डेफरेंस डक्ट से होते हुए हमारे बॉडी के अंदर आएगा, और देन इस ग्रंथि सेमिनल वेसिकल ग्रंथि के पास और प्रोस्टेट ग्लैंड के से इसको फ्रुक्टोज मिल जाएगा, चिपचिपा पदार्थ मिल जाता है, जो एक अलग फ्लूइड बनाता है, सेमिनल फ्लूइड या फिर सीमेन, जो एक नेचर होता है क्षारीय प्रवृत्ति का। लेकिन
इसमें एक ऑपरेशन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो व्यक्ति है उसका जो ये वास्ट डेफरेंस जो डक्ट है इसको क्या दिया गया था, बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है, समझिए ना, काट या बांध दिया जाएगा, जिससे ये जो स्पर्म है, अब ये स्पर्म क्या होगा, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। ये जो मैच्योर स्पर्म है ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, यानी कि ये सेमिनल वेसिकल है इस शुक्राशय में पहुँचेगा ही नहीं, और केवल ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यहाँ से जो चिपचिपा पदार्थ है, जो सिट्रिक एसिड है, वो रिलीज करेगी और वही इस पेनिस तक भी पहुँचेगी, और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वही आपका क्या होगा, उस फैलोपियन ट्यूब या फिर महिला की जो जनन है वहाँ तक पहुँचेगी, वो स्पर्म तो जाएगा ही नहीं। तो इसको बांध देने के कारण वो स्पर्म गया ही नहीं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, तो फिर यहाँ से कोई भी फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, नसबंदी कहते हैं। ऐसे मेल से सेक्स करने पर प्रजनन क्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे जब मेल जब सेक्स करते हैं तो कोई भी प्रजनन की क्रिया यहाँ पर नहीं होती है, क्लियर। अब आपने एक नाम सुना होगा हाइड्रोसिल के बारे में। हाइड्रोसिल में क्या होता है, देखिए ये जो आपका टेस्टिस जो दिख रहा है, ये जो टेक्सटिस के चारों तरफ क्या होता है ना, जल का भराव हो जाता है, ठीक है ना, वाटर काफ़ी ज़्यादा जम जाता है, इस तरह से समझिए। तो जमाव हो जाने के कारण इसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा लार्ज हो जाता है। आपने देखे भी होंगे, इसके ऑपरेशन भी होता है, ये काफ़ी रिस्की भी होते हैं कभी कभी। फट जाने के, अगर ये फट जाना ये जो जल जमाव के कारण, तो फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, जिसे हाइड्रोसिल कहा जाता है। कई बार ऑपरेशन से भी ठीक हो जाती है चीज़ें। तो हाइड्रोसिल का भी कंसेप्ट क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पूरा कंसेप्ट ऑर्गन का हमने दे दिया है दोस्तों, इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। अब सवाल को हम लोग करते हैं। पहला सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन का उदाहरण है। तो भाई सिंपल सी बात है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस होगा, डक्ट होगा, पेनिस होगा या ग्लैंड होगा। अब मन में आपका आ रहा है कि सर ये मेल का पूछा या फीमेल का पूछा, तो ऑप्शन में देख लेना भाई, टेस्टिस आ रहा है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, क्या फीमेल में जो मेन ऑर्गन होता है ओवरी, यहाँ कहीं भी ऑप्शन है ओवरी की नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे खैर। तो यहाँ पर टेस्टिस क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है, डक्ट, पेनिस और ग्लैंड सेकेंडरी ऑर्गन है, क्लियर है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने 15 ही लिए हैं, वो आपके आगे कर लेंगे हम लोग फिर से और भी डिस्कशन। बाकी करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, इस तरह से हमने पढ़ा दिया आपको कि सारे क्वेश्चन बनेंगे। प्राथमिक लैंगिक जनन का कार्य क्या है, यानी कि फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, यानी कि प्राथमिक लैंगिक जनन का कार्य क्या, मैंने क्या बताया, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है टेस्टिस, और सेक्सुअल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। तो शुक्राणु का निर्माण और लैंगिक हार्मोन का निर्माण करती है। तीसरा सवाल, मेल में टेस्टिस की संख्या पूछ ली जाए तो मैंने कितना कहा, 2 कहा। उसके बाद हमने क्या कहा, किसके अंदर होती है, थैलानुमा लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। इसका वेट कितना होता है, 1 का 14 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, टेस्टिस जो है यानी वृषण जो है मानव शरीर में कहाँ होता है। हमने ये कहा था कि मानव शरीर में ये कहाँ होता है, उदर गुहा के बाहर यानी मेन बॉडी के बाहर होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन पे आते हैं उसको फिर बतलाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदर गुहा के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। चौथा नहीं, 5वां क्वेश्चन अब आएंगे। पूरे जीवन चक्र में ध्यान से सुनना, अब पूछ रहा इन होल लाइफ टेस्टिस फाउंड। तो आपको पता है जब प्रेग्नेंट मदर के अंदर जो एम्ब्रॉय होते हैं और उस भ्रूण की जब 6 से 7 सप्ताह उम्र हो जाती है तब टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, और वो टेस्टिस उस बॉडी के उस उदर गुहा के अंदर ही होती है। लेकिन फिर 7 से 8 महीने के बाद फिर वो उदर गुहा के बाहर आ जाती है। तो इन होल लाइफ अगर आ जाए क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, बोथ टिक करना है, क्योंकि जब वो एम्ब्रॉय भ्रूण की जब फॉर्मेशन हुई थी और उसकी जब उम्र 7 से 8 सप्ताह हुई थी तब तो आपका टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन वो टेस्टिस उस भ्रूण के उदर गुहा के अंदर ही था। लेकिन जब उसकी उम्र 7 से 8 महीने होती है तब वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि उदर गुहा के बाहर आता है। तो पूरे होल लाइफ में ये कुछ समय के लिए अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। अंदर क्यों नहीं होना चाहिए टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस का काम है, या फिर कह ले तो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो प्रेजेंट होती है आपकी, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सेल्स प्रेजेंट होता है, जो एक कंपार्टमेंट जो रूम लाइक कंपार्टमेंट होती है जिसमें 250 ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 250 से 750 होती है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनी होती है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जिसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। और अगर बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए 37 डिग्री सेल्सियस, तो जिसमें वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो वो सेल डैमेज हो जाएगा। वो सेल डैमेज हो तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे फिर फर्टिलाइजेशन आगे नहीं कर पाएगा वो बच्चा। इसीलिए
टेस्टिस का बॉडी के बाहर होना जरूरी है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है छठा सवाल, टेस्टिस का निर्माण एम्ब्रियो में कब हो जाता है? सिंपल सी बात है, 7 से 8 सप्ताह में ही निर्माण हो जाता है। ऑर्किडोफैक्सिस सर्जरी का संबंध किससे है? आई से है, किडनी से है, सर्जरी टेस्टिस से सर्जरी है। क्यों, क्या किया जाता है? टेस्टिस को उदर गुहा के जो अंदर टेस्टिस होती है उसको बाहर लाया जाता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में। निम्न में से किसमें टेस्टिस उदर गुहा के अंदर होती है? एलिफेंट में भी अंदर होती है, एकिडना में भी, प्लेटिपस में, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यानी कि 9वां सवाल, एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्रजनक नलिका पाए जाते हैं? तो हमने कहा था जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर की हमने जो बात की थी, सबसे पहले उस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को याद करिए, ठीक है ना। उस जो कंपार्टमेंट लाइक जो स्ट्रक्चर थी, उस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर की संख्या कितनी थी पहले ये बताइए। तो उसकी संख्या कितनी थी? 250 संख्या होती है। कितनी होती है? तो उसको हम लोग कहेंगे 250। और एक में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होती है? तो वो या तो एक हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, यानी कि 250 से 750 हो सकती है। वो जो कंपार्टमेंट लाइक जो स्ट्रक्चर थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स, ठीक है ना, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स। अगला सवाल, एसटी की संरचना कैसी होती है? तो मैंने बताया था कॉइल नुमा स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 11वां सवाल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेस्टिस। आपको पता है लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट एल्वियोलाई, किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है किसकी, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ये जो होती है किसकी होती है? तो टेस्टिस की होती है, ठीक है ना। तो टेस्टिस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, कौन सी सेल, ठीक है ना, कोशिका स्पर्म का निर्माण करती? कोशिका का नाम पूछा गया। तो स्पर्मटोजोआ सेल जो है आपका सेल क्या करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। सर्टोली सेल, नर्स सेल, ये दोनों एक ही है, या नर्सिंग सेल ये भी एक ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रजनक कोशिका यानी स्पर्मटोजोआ सेल। स्पर्म शुक्राणु को पोषण न्यूट्रिशन का, यानी कि स्पर्म जो है शुक्राणु, ठीक है ना, इसको पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? स्पर्मटोजोआ सेल से, स्पर्मटोगोनिया सेल से, या नर्सिंग सेल से? तो स्पर्मटोजोआ सेल और स्पर्मटोगोनिया सेल दोनों एक ही है। ये दोनों क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। पोषण यहाँ से मिलेगा नर्सिंग सेल, नर्स सेल, या फिर सर्टोली सेल भी कहते हैं इसको। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सेल जो है कोशिका तापमान पर, कौन सी कोशिका जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? स्पर्मटोजोआ सेल, स्पर्मटोगोनिया, दोनों ही, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है, यानी दोनों एक का ही नाम है, और दोनों का काम क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। स्पर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। निम्न में से कौन सा सेल कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है? भाई सिंपल सी बात है, कौन सा सेल कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है? सर्टोली सेल, नर्स सेल, नर्सिंग सेल, ठीक है। ये क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। स्पर्मटोजोआ या स्पर्मटोगोनिया सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। लेकिन एक सेल था लिडिक सेल, वो क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। दैट्स ऑल। 15 सवाल काफ़ी है, पूरी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी अगर अच्छे से एक बार क्लास को ही देख लीजिएगा। तो कहीं से भी किसी के भी किताब को उठाइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पटना, दिल्ली, मुंबई, कतरास कहीं नहीं, ठीक है ना। सारे सवाल आपके बन जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।